हम्म। अच्छा, तो हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके थे, और अब मैंने एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को लास्ट क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर दिया था। तो इसका रट्टा लगा लेना। ठीक है, रट्टा ऐसे लगाओ कि यहाँ से फ्री कंसेंट पकड़ लो, यहाँ से कॉम्पिटेंट पकड़ लो, यहाँ से लॉफुल कंसिडरेशन, और यहाँ से वॉइड बाय लॉ पकड़ लो। तो ऐसे रट्टा लगा लो। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में चार बातें। पहली बात, एग्रीमेंट इज मेड विद फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। फ्री कंसेंट मतलब के दोनों पार्टीज जो हैं वो किसी के दबाव में आकर उन्होंने ये एग्रीमेंट नहीं किया है। ठीक है। तो कंसेंट कब फ्री होता है, ये इसके ऊपर एक अलग चैप्टर है कि कंसेंट कब फ्री होता है। ठीक है। पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट कौन सी पार्टी कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ये हमें लॉ बताएगा। इसके ऊपर लॉ ने डिस्कशन की हुई है, तो वो हम आगे देखते हैं। एग्रीमेंट इज मेड ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन, जो प्रोमिसेस हैं ट्रांजैक्शन के अंदर, दो प्रोमिसेस होते हैं। ठीक है। एक भी हो सकता है, एक कब होगा वो लॉ बताएगा। ठीक है, नॉर्मली दो होते हैं। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन के ऊपर आगे डिटेल्ड जो है वो डिस्कशन है। ऑब्जेक्ट जो है, इसको आप कह लो कि पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्या कह लो? पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन। डिटेल में डिस्कस करेंगे, जल्दी किसी बात की नहीं है। तो चौथी बात यह है कि वो जो एग्रीमेंट है वो नॉट डिक्लेयर्ड बाय लॉ है। लॉ ने उसको वाइड डिक्लेयर नहीं किया। तो ये कौन से एग्रीमेंट है जो लॉ ने डिक्लेयर किए हैं एक्सप्रेसली कि वो वाइड है? तो वो, उसके ऊपर भी एक चैप्टर है, उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड डिस्कशन है। तो उसको भी हम आगे देखेंगे। अच्छा, अब कॉम्पिटेंट वो कॉन्ट्रैक्ट का मैंने कहा था कि लॉ बताएगा कॉम्पिटेंट वो कॉन्ट्रैक्ट है कौन। कौन बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? अ पर्सन हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी 18 ईयर्स। अच्छा, इसके अंदर एक और बात है। इन केस ऑफ अ गार्डियन, इन केस ऑफ अ, GUA होता है, मुझे पता है भाई। ठीक है, इग्नोर करना उसको, मिस्टेक को। इन केस ऑफ अ गार्डियन 21 ईयर्स है। ठीक है। अ पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड कौन होता है? साउंड माइंड कौन होता है जिसको जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको अपने इंटरेस्ट का पता हो, कौन सी चीज ये कॉन्ट्रैक्ट उसको फायदा दे रहा है, नुकसान दे रहा है। ठीक है, ट्रांजैक्शन को वो पकड़ ले, ट्रांजैक्शन को समझ सके, उसको हम बोलते हैं साउंड माइंड। ठीक है, अब साउंड माइंड कौन से लोग होते हैं, ये हमें लॉ बताएगा। ठीक है, लॉ ने इसके ऊपर डिस्कशन की भी है। अ पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, उसको लॉ ने डिस्क्वालिफाई किया से। ठीक है, वो बंदा जिसको लॉ ने डिस्क्वालिफाई नहीं किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट करने से, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होने से। ठीक है। तो वो कौन से लोग हैं जिनको डिस्क्वालिफाई किया हुआ है, वो हमें लॉ बताएगा आगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब माइनर के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन है कि अगर माइनर के साथ एग्रीमेंट में एंटर हुआ जाए तो उसके आगे क्या प्रोसीजर्स होंगे। ठीक है, एन एग्रीमेंट विद द माइनर इज void ab initio, void from ab initio from the beginning। फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब वो जब एग्रीमेंट हुआ तब से ही जो है एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। ऐसा समझो कि एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, void है, फ्रॉम द बिगिनिंग void है। नंबर वन, if a minor represents fraudulently that he is of age of majority and makes another person to enter the contract। अगर एक बंदा माइनर है और वो अपने आप को दिखा रहा है कि वो
एज ऑफ मेजोरिटी में। ठीक है, वो ऐसा दिखा रहा है कि वो 18 साल से ऊपर, वो लग भी रहा है कि वो 18 साल से ज्यादा उम्र का है। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है, इवन देन ही विल नॉट बी लायबल। ठीक है, इवन देन वो लायबल नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, एग्रीमेंट विद अ माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड आफ्टर ही अटेन्स द एज ऑफ मेजॉरिटी। इफ आई एम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, और वो तो वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग है, लेकिन उसने कुछ टाइम के बाद एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर ली, 18 साल का हो गया, तो अब मैं ये नहीं कह सकता यार चल अब तो 18 साल का हो गया है ना, अब तो जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है वो कभी हुआ ही नहीं है। void फ्रॉम द बिगिनिंग, लॉ क्या कह रहा है? void ab initio, void फ्रॉम द बिगिनिंग। थर्ड पॉइंट, अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या? कि भाई कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि इस बंदे के साथ, ये बंदा बैंकरप्ट है, बंदा खाली जेब है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो। ठीक है, तो माइनर तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो ही नहीं सकता। ठीक है, माइनर के साथ वैसे ही एग्रीमेंट वॉइड है। इफ एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू विद अ मेजर पर्सन, then agreement will be enforceable on major person. entered, इसे into को हटा के jointly कर दो। ठीक है, if agreement is entered jointly with a major person, let's say कि a person is a minor and there is a contract between a and b, a is a minor। ठीक है, बट वो एंटर करता है एग्रीमेंट किसी के साथ, देयर इज अ सी पर्सन। ए और सी एग्रीमेंट करते हैं बी पर्सन के साथ, तो अब माइनर लायबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, लेकिन सी को लायबल करार दिया जाएगा। सी इज, कॉन्ट्रैक्ट सी के ऊपर इन्फोर्सेबल है, ए के ऊपर इन्फोर्सेबल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अच्छा, अब साउंड माइंड पर्सन कौन से होते हैं? अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड if at the time of the contract he is able to understand the contract की terms and conditions को अंडरस्टैंड कर सकता है, और एक रीजनेबल जजमेंट फॉर्म कर सकता है, कीपिंग इन माइंड हिज इंटरेस्ट, कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसके इंटरेस्ट के फेवर में है या नहीं है। ठीक है, वो ये जज कर सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ अनसाउंड माइंड, लूनेटिक्स, वो बंदे जो कभी कभी पागल होते हैं, होता है ना, कंडीशन होती है ना, तो पता नहीं कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, बीमारियां होती हैं। ठीक है, एक बंदा जो है वो, उसके ऊपर कंडीशन आ जाती है, वो या तो सब कुछ भूल जाता है उस वक्त वो, अपने दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, और कुछ देर बाद ठीक हो जाता है। ड्रंकन पर्सन्स का भी यही सीन है कि जब शराब पीते हैं तो तब जो है वो, जब नशे करते हैं तो तब उनके साथ कांटेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर वो नशा उतर गया है और वो नशे में नहीं है, ठीक है, फिर उनके साथ कांटेक्ट किया जा सकता है। परमानेंटली इम्पेयर्ड, एक बंदा परमानेंटली इम्पेयर्ड है, वो तो कभी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, कभी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो कभी भी एक रीजनेबल जजमेंट फॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ अनसाउंड माइंड ये थी। उसके बाद तीसरा पॉइंट, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग लॉ। ये हमारा कौन सा पॉइंट था यहाँ पर? कॉम्पिटेंट व कॉन्ट्रैक्ट में इसने माइनर के ऊपर भी डिस्कशन की है, साउंड माइंड के ऊपर भी अब डिस्कशन कर रहा है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग लॉ। ठीक है, तो अब कौन से लोग डिस्क्वालिफाइड हैं कॉन्ट्रैक्ट करने से, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से? वो हमें लॉ बता रहा है कि सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री व्हेन पाकिस्तान इज एट वॉर विद दैट कंट्री। ऐसा फॉरेन नेशनल है
जिसके साथ पाकिस्तान जिस कंट्री से है उस कंट्री के साथ पाकिस्तान वॉर के अंदर है, उस बंदे से एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि वो बंदा डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर्स have the right to enter into the contract but claim the privilege of not being sued. Foreign sovereigns, फॉरेन एम्बेसडर्स, आप देखते तो एम्बेसीज, यहाँ पे एम्बेसीज खुली हुई है। ठीक है। तो वो उसमें जो एम्बेसडर्स आते हैं वो होते हैं तो मुल्क की एम्बेसी है जिस मुल्क की, उसके नेशनल होते हैं। के साथ लॉ कह रहा है वो, उनके पास राइट तो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का, लेकिन अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप उनको पाकिस्तान में बैठ के सू नहीं कर सकते, आपको कोर्ट में धकेल नहीं सकते, तो उनके पास एक प्रिविलेज आ सकता है। एक बड़ा मुजरिम है और जेल के अंदर है, उसके साथ तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कौन करते कॉन्ट्रैक्ट यार उसके साथ। अ पर्सन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय लॉ, भाई लॉ बोल दे कि इस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो, ये बंदा फ्रॉडी है, कुछ भी है, कोई भी वजह हो सकती है। ठीक है। चलो कंसिडरेशन का एक अलग रिकॉर्ड करते हैं।